हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन लेक्चर सीरीज में ये अगला लेक्चर है। पिछले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस लेक्चर को भी ज़रूर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंग्रेजों की बात की जाए तो देखिए, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। इनके द्वारा एक चार्टर जारी किया जाता है, अधिकार पत्र जारी किया जाता है। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ये ध्यान रख लीजिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस अधिकार के द्वारा, इस चार्टर के द्वारा, अधिकार पत्र के द्वारा क्या किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसको पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। कितने वर्ष के लिए अधिकार मिलता है? 15 वर्ष के लिए अधिकार मिलता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि प्रारंभ में इनको कितने वर्ष के लिए अधिकार मिलता है? पहली बार जो चार्टर जारी किया जाता है 15 वर्ष के लिए। इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद नवीन चार्टर जारी किया जाता है, नवीन अधिकार पत्र जारी किया जाता है। कब? 1609 में। उसके बाद इनका जो टाइम पीरियड है, शुरू में 15 वर्ष के लिए इनको अधिकार मिला था। उसके बाद क्या किया जाता है? 1609 में जो चार्टर जारी किया जाता है, चार्टर जारी करने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, पूर्व के साथ व्यापार करने का जो अधिकार इनको मिलता है, अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया जाता है टाइम को। ठीक, तो ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद बात करते हैं 1609 में। देखिए क्या होता है 1609 में। विलियम हॉकिंस जो है, ये जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। जहांगीर के दरबार में कहाँ पहुंचता है? ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, आगरा में पहुंचता है। ठीक है। उसके बाद 1615 में थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और जहांगीर की अनुमति से आगरा, अहमदाबाद और बड़ौच में फैक्ट्री स्थापित की जाती है। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए, पहली फैक्ट्री की बात की जाए अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों के द्वारा अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की जाती है 1611 में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन 1613 में सूरत में पहली इनकी स्थायी फैक्ट्री स्थापित होती है। 1613, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है स्थायी रूप से। उसके बाद ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 1612 ईस्वी में कैप्टन थॉमस बेस्ट के द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त की जाती है। पुर्तगालियों को ये हराता है कहाँ पर? स्वाली में। ये नोट्स में आप देख लीजिएगा अच्छे से, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्वाली जो कि सूरत के पास है, गुजरात में। ठीक, तो यहाँ पर स्वाली का जो युद्ध होता है, इसमें कैप्टन थॉमस बेस्ट, ठीक, ये पुर्तगालियों को हराता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। 1613 में प्रथम स्थायी फैक्ट्री स्थापित होती है, ये तो मैं बता चुका हूँ। एक ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा, 1630 ईस्वी में मैड्रिड, यूरोप में मैड्रिड की संधि होती है पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में। तो इस संधि के पश्चात पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच की जो शत्रुता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ये बात आपको नोट्स में आगे मिल जाएगी। उसके बाद देखिए 1661 में, 1661 में इंग्लैंड के सम्राट, जिनका नाम क्या है? चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, इनके बीच क्या हो जाता है? इन दोनों के बीच शादी हो जाती है। और शादी में पुर्तगाल जो है दहेज में क्या दे देता है? मुंबई दे देता है, बम्बई, उस समय बम्बई कहा जाता था। तो बम्बई को दहेज में दे देता है। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय क्या करता है? 10 पाउंड वार्षिक किराया पर इस बम्बई को किसको दे देता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि इनका प्रमुख केंद्र बनता है बम्बई। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं 1687 में। 1687 में देखिए, सूरत से, हाँ, बम्बई मुख्यालय इनका हो जाता है, इनका अंग्रेजों का, सूरत से बम्बई। पहले सूरत मुख्यालय था, फिर क्या हो जाता है? बम्बई हो जाता है, अभी मैंने बताया भी आपको। उसके बाद देख लीजिएगा 1691 में औरंगजेब के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है। उस फरमान के द्वारा एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित, मतलब शुल्क मुक्त चुंगी रहित व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी जाती है 1691 में औरंगजेब के फरमान के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक है फरुख सियर का 1717 का फरमान, ये हम देखने वाले हैं, अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके बाद हाँ, ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकत्ता, ये 3 गांव हैं। सूतानती, गोविंदपुर और कलिकत्ता, इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की जाती है। कलकत्ता जो शहर है, इसका जन्म होता है, कलकत्ता जो शहर है इसकी स्थापना की जाती है किसके द्वारा? जॉब चौरनॉक के द्वारा। ये जो है ना, ये कासिम बाजार जो फैक्ट्री है वहां का प्रमुख था। कौन? जॉब चौरनॉक। तो इसके द्वारा सूतानती, गोविंदपुर और कलकत्ता तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की जाती है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा।
सुतानती, गोविंदपुर और कलिकत्ता। ठीक है, किसके द्वारा? जॉर्ज चारनॉफ के द्वारा। तो जॉर्ज चारनॉफ की बात की जाए तो ये कलकत्ता का अंग्रेज संस्थापक है। फ्रांसिस डे की बात की जाए तो ये मद्रास का अंग्रेज संस्थापक है। और गैरोल अंगियार की बात की जाए तो ये बम्बई का अंग्रेज संस्थापक है। तो ये सारी बातें हैं, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम देख लेते हैं, हाँ, अब 1717 के फरमान की बात कर लेते हैं। 1717 के फरमान की बात की जाए तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया जाता है। इसको 1717 के फरमान या फिर शाही फरमान के नाम से भी जाना जाता है। इस फरमान के द्वारा कंपनी को कौन कौन से विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं? देखिए, जो भी प्रमुख बातें हैं ना, उनको मैंने उन बातों को यहाँ पर लिख दिया है। कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इन बातों को स्टेटमेंट्स के रूप में यूज किया जा सकता है। तो रिवीजन के क्रम में इन बातों को आप जरूर देखते रहिएगा। कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है इनसे, तो ऑप्शन देकर चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। एलिमिनेशन मेथड से आप आसानी से सही आंसर को टिक कर पाएंगे। देखिए, कंपनी को जो विशेषाधिकार मिलते हैं, एक तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार इनको मिल जाते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए कि सूरत के सभी प्रकार के करों, सभी प्रकार के टैक्सेस से मुक्ति इनको मिल जाती है। लेकिन इनको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10,000 रुपये सालाना इनको रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, 10,000 रुपये सालाना राशि के बदले इनको सूरत के सभी करों से मुक्ति मिल जाती है। वैसे ही 3,000 रुपये सालाना राशि के बदले बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की छूट मिल जाती है कंपनी को, लेकिन इनको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे मुगल सम्राट को। तो ये बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा कि बम्बई में ढाले गए जो कंपनी के द्वारा सिक्के थे, जो ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके द्वारा जो सिक्के ढाले जा रहे थे बम्बई में, वो सिक्के मुगल साम्राज्य में वैध होंगे, इस फरमान के द्वारा वैध हो गए। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। ओवरऑल बात की जाए समग्र रूप से, तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कंपनी के लिए विशेषाधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं इस फरमान के द्वारा। तो ये सारी बातें हैं, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि अंग्रेजी शासनकाल में अफीम हेतु जो प्रसिद्ध भारतीय राज्य था वो कौन था? बिहार। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये देख लीजिए 1630 में, हाँ ये मैंने अभी बात की ही थी, 1630 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हो जाती है। किस संधि के पश्चात? मैड्रिड संधि के पश्चात इनकी शत्रुता समाप्त हो जाती है। शत्रुता समाप्त होने के बाद, हाँ ये बात आप देख लीजिए, 1795 में 1795 में डचों को भारत से ये पूरी तरह से बाहर ही कर देते हैं। 1795 में कौन? अंग्रेज। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, चार्ल्स आयर की बात की जाए तो चार्ल्स आयर की बात करें तो ये कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है ना, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक है। ठीक है, चार्ल्स आयर। तो ये सारी अंग्रेजों से संबंधित बातें हैं। बाकी और भी सारी बातें हैं, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कर्नाटक युद्ध हो गया। कर्नाटक युद्ध कहने का मतलब आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। तो ये सारे जो युद्ध है ना अंग्रेजों के साथ, इनको एक साथ हम देख लेंगे टेबल बनाकर, मतलब एक टेबल में, यहाँ पर आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी और रिवीजन करने में भी आसानी होगी, इसलिए उनको मैंने एक साथ रखा है। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, अंग्रेजों के बाद कौन आते हैं? अंग्रेजों के बाद आपको आ जाएंगे डेन आते हैं। बट देखिए, डेन की बात हमने पहले कर ली है। बहुत सारी बातें उनके, मतलब डेन से संबंधित बहुत सारी बातें नहीं हैं। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें हमने पहले कर ली है। हाँ, तो अब चलिए फ्रांसीसियों की बातें कर लेते हैं। देखिए, फ्रांसीसियों की बात की जाए तो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का मतलब 1650, 1650 से पहले 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर आदि क्षेत्रों में व्यस्त थे। कौन? फ्रांसीसी। अफ्रीका के बगल में ये टापू है। ठीक है, तो मेडागास्कर आदि क्षेत्रों में व्यस्त है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए होता क्या है कि लुई 14वें जो कि फ्रांस के सम्राट थे, इनके मंत्री थे, उनका नाम क्या था? कोलबर्ट। इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था कोलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कब? 1664 में, 1664 में। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। लुई 14वें के जो मंत्री थे कोलबर्ट नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इनके द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में। उसके बाद देखिए क्या होता है 1667 में, मैंने सारी बातों को क्रम से ही लिखा है। 1667 में क्या होता है कि फ्रांसिस केरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल कहाँ पहुंचता है? भारत पहुंचता है। उसके बाद इनको अनुमति मिलती है कहाँ पर? फैक्ट्री स्थापित करने की, सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की। और प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित होती है फ्रांसीसियों की, कहाँ पर होती है? सूरत में। कब? 1668 में, 1668 में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है? मसूलीपट्टनम में, 1669 में। मसूलीपट्टनम आपको पता है कि वर्तमान में कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारी बातें हैं। इनके मुख्यालय की बात की जाए तो इनका मुख्यालय कहाँ था? पौंडीचेरी इनका मुख्यालय था। उसके बाद 1693 में होता क्या है कि डच जो है फ्रांसीसियों को पराजित करते हैं और डचों के द्वारा पौंडीचेरी छीन लिया जाता है। लेकिन रिजविक की संधि के पश्चात 1697 में, 1697 में रिजविक की संधि होती है। कहाँ पर? रिजविक जो है ये एक शहर है, कहाँ पर? डच में।
ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। हॉलैंड डच में रिजविक एक शहर है, रिजविक की संधि होती है 1697 में। उसके बाद इस संधि के तहत, इस संधि के पश्चात पौंडीचेरी को वापस लौटा दिया जाता है। किसको? फ्रांसीसियों को, फ्रांस को वापस लौटा दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं डुप्ले। डुप्ले के पहले जो गवर्नर थे, लास्ट में ये जो नाम है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं समझने के लिए। देखिए 1720 से 1742 तक की बात की जाए तो फ्रांसीसियो के गवर्नर कौन थे? लिनोइर और ड्यूमा। लिनोइर और ड्यूमा, जो फ्रांसीसियो का मुख्यालय था पौंडीचेरी में, तो पौंडीचेरी के ये गवर्नर थे लिनोइर और ड्यूमा। आपको पता है जो फ्रांसीसियो का जो विस्तार था वो सब इन्हीं के अधिकार में था। लेकिन देखिए विस्तार की क्या बात की जाए, 1742 तक तो फ्रांसीसियो की बात की जाए तो इनकी जो नीति थी वो व्यापार तक ही सीमित थी। हाँ, 1742 में जब डुप्ले की नियुक्ति होती है एज ए गवर्नर, तो डुप्ले की नियुक्ति के पश्चात इनकी नीति बदलती है। मतलब 1742 के बाद, इसके बाद साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया जाता है। मतलब ये भी राजनीतिक रूप से अपना हाथ पांव फैलाना शुरू करते हैं। इसके पहले तो व्यापार तक ही ये सीमित थे। तो देखा जाए, डुप्ले की बात की जाए तो ये सर्वाधिक सफल फ्रांसीसी साबित होता है। बट होता क्या है कि अल्टीमेटली इसको वापस बुला लिया जाता है। बहुत ज़्यादा संघर्ष देकर फ्रांस के सम्राट के द्वारा इसको वापस बुला लिया जाता है। लेकिन ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, सर्वाधिक सफल फ्रांसीसी इसलिए क्योंकि देखिए भारत में यूरोपीय साम्राज्य की जो नींव रखी जाती है, वो डुप्ले के द्वारा ही रखी जाती है। बाद में अंग्रेज भी जो थे ना, वो भी डुप्ले की जो नीति थी, डुप्ले की जो आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए ये बात कही जाती है कि भारत में यूरोपीय साम्राज्य की जो नींव थी वो किसके द्वारा रखी जाती है? डुप्ले के द्वारा ही रखी जाती है। बाद में तो चलिए फ्रांस के सम्राट के द्वारा वापस बुला लिया जाता है, फिर जो फ्रांसीसी है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं यहाँ पर। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है। 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और इसके स्थान पर किसको गवर्नर नियुक्त किया जाता है? गोडाह्यू को। ठीक है, तो ये नाम भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए होता क्या है, काउंट डी लाली का आगमन होता है 1758 में। फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली का आगमन होता है 1758 में। और इसकी बात की जाए तो ये एक क्रोधी, अदूरदर्शी और कटुभाषी व्यक्ति था। ठीक, तो ये उसको भेजना काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है फ्रांस के लिए, फ्रांसीसियों के लिए, फ्रांसीसी कंपनी की बात की जाए तो। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे तो इनका पतन ही शुरू हो जाता है। असफलता का एक प्रमुख कारण यही है, डुप्ले को वापस बुलाना, काउंट डी लाली को भेजना। दो कारण, एक ये कारण, एक दो कारण और हैं, अभी बात कर लेते हैं। देखिए उसके बाद हाँ, वांडीवाश का जो युद्ध होता है, वांडीवाश का जो युद्ध होता है ना, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध, थर्ड जो कर्नाटक युद्ध होता है, इसी के बीच में ये वांडीवाश का युद्ध होता है। 3 युद्ध होते हैं कर्नाटक युद्ध, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जो भी देखिए कर्नाटक युद्ध को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया ही है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हो गया, या फिर आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, मराठा युद्ध हो गया, या फिर आंग्ल सिख युद्ध हो गया। इन सबको एक साथ देख लेंगे टेबल में, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी होगी, पढ़ने में भी आसानी होगी, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो उनको एक साथ देख लेंगे। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो वांडीवाश का जो युद्ध होता है इसको आप देख लीजिए। होता क्या है कि 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश का युद्ध होता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करता है? जनरल आयरकुट। तो ये नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करता है? काउंट डी लाली। और इस युद्ध में अंग्रेज जो हैं वो विजयी होते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, इसमें फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता ही दी है। अब देखिए ये जो तीनों युद्ध होते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, कर्नाटक का जो युद्ध होता है 3, इसकी बात तो हम कर लेंगे। बाकी फ्रांसीसियों की असफलता के कारण की बात की जाए तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स बोल देता हूँ। बाकी चीज़ें आपको, ये सारी बातें आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी और नेक्स्ट लेक्चर में भी उन सारी बातों को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि सबसे पहले तो कारण आप देख लीजिए। देखिए आखिर अंग्रेज क्यों सफल हो जाते हैं, उनके साम्राज्य का विस्तार क्यों हो पाता है, फ्रांसीसी असफल क्यों हो जाते हैं? तो देखिए इसके पीछे का कारण ये है। पहले नंबर पर तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अंग्रेजों की बात की जाए तो आर्थिक रूप से वो काफ़ी संपन्न थे। दूसरी बात की जाए कि जो उनकी कंपनी थी प्राइवेट कंपनी थी, और फ्रांसीसियों की बात की जाए तो सरकारी कंपनी थी। आपको पता है कि सरकारी कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं कितनी उनमें लगन होती है, कितनी निष्ठा होती है। सरकारी में तो निष्ठा कम होगी, लगन कम होगी। इसलिए फ्रांसीसियों की एक कमी तो ये हो गई, असफलता के एक कारण ये हो गए। बाकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए, अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी थी, वो लगन से काम करते थे। ठीक, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अंग्रेजों का बंगाल पर विजय हो जाता है, ये कारण हो जाता है। डुप्ले की फ्रांस वापसी हो जाती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। लाली की जो अदूरदर्शिता होती है ये भी मैं बता ही चुका हूँ। 3 बातें 4 बातें, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें हैं। बाकी
सहयोग की भावना, अंग्रेजों की बात की जाए तो इनमें परस्पर सहयोग की भावना होती है, बट फ्रांसीसियों की बात की जाए तो ये आपस में इनमें कलह होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये मैंने ऐसे ही बोला है, ये सारी बातें आपको पॉइंट वाइज नोट्स में मिल जाएंगी सारी बातें, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा फिर से, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।